नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, अपने इस प्लेटफॉर्म पे हम साइंस के टॉपिक्स कर रहे हैं। हमारा एक टॉपिक हो चुका है, दूसरा टॉपिक जो है वो अपना एसिड और बेस चल रहा है। एसिड और बेस से रिलेटेड 2 क्लासें हो चुकी हैं आपकी। आज अपनी तीसरी कक्षा है। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और साइंस के अंदर आपने देख रहे होंगे कि काफ़ी आप में सुधार आया होगा अगर आप नए सीख रहे हैं तो। और अगर आप पुराना भी सीख रहे हैं तो भी आपको बहुत कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। अपने जो एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी की जो बुक्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि आने वाले जितने भी पेपर होते हैं, अब तक जितने एग्जाम हुए हैं या आगे जितने एग्जाम होने हैं, तो क्वेश्चन जो बनने की संभावना होती है वो वहीं से होती है। उन्हीं बुक से क्वेश्चन आते हैं, अपने को पता ही है। तो अपन लोग वही बुक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप 6, 7, 8, 9, 10 की बुक जो है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप ये कक्षाएं लगातार देखते हैं। साथियों, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। और अपना एसिड और बेस ही चल रहा था, है ना? तो आगे चलते हैं। एक चीज आपकी एक डाउट आया था, स्टूडेंट का था, पता नहीं। देखो, संयुग्मी अम्ल के बारे में पूछा था तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखो साथियों, संयुग्मी अम्ल क्या होता है? वैसे अपना ये 10th लेवल तक का पार्ट नहीं है, ये 11th में आता है, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की कम संभावनाएं रहती हैं, लेकिन फिर भी समझ लो, चलो अपन एसिड और बेस पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, उदाहरण तो वही है, अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पे और ये क्या है? H2O। साथियों देखना, ध्यान से देखना इन चीज़ों को। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पे आपने क्या लिया है? पानी लिया है, यानी कि जल लिया है आपने। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया कि अपना, अपन लोगों ने देखा था ब्रोस्टेड लोरी की अवधारणा में कि H+ जो है वो या तो ग्रहण करते हैं या फिर क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है साथियों, ये क्या करेगा? अब H+ एसिड है तो हम देख रहे थे ब्रोस्टेड लोरी ने ये कहा था कि H+ आयन, यानी कि जो आरएनएस बता रहे थे तो वो तो बता रहे थे कि H+ डोनेट करेगा, और ब्रोंस्टेड लोरी ये बता रहे थे कि जो प्रोटॉन त्याग करेगा वो सारी चीजें हैं। तो देखो, यहाँ पे इस HCl ने क्या किया? अपना एक H किसको दे दिया साथियों? इस H2O को दे दिया। और यहाँ पे क्या बन गया आपका? H3O, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन गया। क्या बन गया? अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो आप लिख लेना, ये बन गया साथियों हाइड्रोनियम आयन। वैसे मैंने पिछली कक्षा में ये आपको लिखवा दिया था, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना? और क्या है साथियों कि अगर अस्तित्व की बात करें, प्रकृति में रहने की बात करें, तो हाइड्रोनियम आयन का ही अस्तित्व होता है, अकेले H+ का अस्तित्व नहीं होता है। तो हाइड्रोनियम आयन का क्या होता है साथियों? अस्तित्व रहता है। यहाँ पे ये जो O के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है साथियों? 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है साथियों? 2 होती है, यानी कि ऑक्सीजन परमाणु अपने अलावा अन्य 2 परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है। अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं, यानी कि हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं साथियों? H2O पढ़ते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। तो आप ये देख रहे होंगे कि एक H इस तरफ जुड़ा हुआ है, एक H इस तरफ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो O पॉजिटिव निशान है, यहाँ पे H कितने हैं साथियों? यहाँ पे H 3 है। कितने हैं? 3। ये 3 जोड़ने के लिए ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। देखना कैसे करेगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। 8 अगर परमाणु क्रमांक होता है तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? तो आप बताएंगे कि प्रोटॉन 8 होंगे। मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। जब अपन लोग कक्षकों में भरते हैं इनको, तो क्या होगा साथियों? ये 2, दूसरे में कितने आ जाएंगे? 6 बच गए तो 6 आएंगे। अब दूसरे में होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो दूसरे में यदि 8 होने चाहिए तो खाली कितने रह गए? 2 खाली रह गए। तो इसका मतलब यहाँ पे वैलेंसी कितनी आ जाएगी साथियों? 2 आ जाएगी। लेकिन अपने को यहाँ पे हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं? 3 जोड़ने हैं। 3 जोड़ने हैं तो क्या होगा? ये H क्या, ये सॉरी ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने इस कोष में से क्या करेगा साथियों? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। तो इसके पास कितने बचेंगे? तो पहले में तो 2 ही रहेंगे और दूसरे में 5। खाली कितने रह गए? इस बार 3 खाली रह गए, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसलिए ऊपर प्लस का निशान आया है। ठीक है, तो ये प्लस तो आप समझ गए होंगे, मैंने बताया था। अगर आप नए हैं तो आप पिछली वाली कक्षा देख के आए, वहां पर मैंने ये प्लस निशान बताया है कि क्यों लिखा जाता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना? देखो, Cl- है, तो देखो Cl के ऊपर वैसे भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है साथियों, तो अपने को तो क्या समझना है इस बार? हमने अपने को समझना है संयुग्मी अम्ल। तो देखो साथियों, इसने क्या किया है?
इसने क्या किया है, इसने एक H+ क्या कर लिया साथियों, ग्रहण कर लिया। अगर इसने एक H+ ग्रहण कर लिया तो अब ये क्या बन गया है, अब ये बन गया है आपका संयुग्मी अम्ल। क्या बन गया है साथियों, संयुग्मी अम्ल बन गया है। तो अगर H+ इसने ग्रहण कर लिया, अब ये संयुग्मी अम्ल बन गया है। अब ये क्या रखता है साथियों, अब ये प्रोटॉन दान करने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि इसने पहले क्या किया है, प्रोटॉन ग्रहण किया है। अब ये क्या कर सकता है, उसको दान भी कर सकता है। अगर आपके पास कोई चीज है तभी तो आप वो चीज दे सकते हो। अगर आपके पास मान लो पेन पड़े हैं, 2 एक्स्ट्रा पेन है आपके पास, कोई तीसरा बोल रहा है कि भाई साहब एक पेन देना, तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा हैं तभी तो आप वो पेन दे सकते हो। वैसा ही यहाँ है, यहाँ पे क्या था साथियों, देखो परिभाषा से आपके अच्छा समझ में आएगा कि वह अणु या आयन, वह वो अणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद, यानी कि प्रोटॉन ग्रहण उसने कर लिया है, इसने प्रोटॉन ग्रहण कर लिया है, प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद बनता है, प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद बनता है, यानी कि वो क्या कहलाएगा साथियों, वो आपका कहलाएगा क्या, संयुग्मी अम्ल। और इसकी एक विशेषता ये होती है कि प्रोटॉन दान करने की क्षमता भी होती है। प्रोटॉन दान करने की क्षमता तो अपने आप ही हो गई, क्योंकि अभी अभी इसने ग्रहण किया है, तो ग्रहण कर लिया तो अभी क्या कर देगा, बोले चलो कोई बात नहीं, अपना तो वैसे भी अभी अभी ग्रहण किया है तो अपन लोग दान कर देंगे, अपन लोग बड़े दिल वाले आदमी है ना। तो ऐसे नहीं पता किसी और ने तेरे को दिया है, तो किसी और की दी हुई चीज दान करने में जा ही क्या रहा है, ठीक है ना। तो ये डोनेट करने की क्षमता भी ये रखता है, ठीक है। तो ये आपका समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। अब देखो संयुग्मिक क्षार की बात करते हैं, अब वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस बार ये H2 है। हमने क्या किया है, वही बात ये मैंने वो वहां पे भी हम उसका जिक्र कर सकते थे, लेकिन चलो यहाँ कर लेते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि ये H इसने इसको दिया है तो ये बन गया। ये जो Cl- है ये क्या हो गया साथियों, संयुग्मी क्षार हो गया। तो एक तरफ तो क्या बन जाएगा, संयुग्मी एसिड बन जाएगा, एक तरफ क्या बन जाएगा आपका, कंजुगेट बेस बन जाएगा, ठीक। अब देखो वह अणु या आयन जो प्रोटॉन दान करने के बाद, अब प्रोटॉन दान किसने किया है, तो आप बताएंगे कि सर प्रोटॉन दान तो इसने किया है। प्रोटॉन दान किसने किया साथियों, इसने किया। प्रोटॉन दान करने के बाद बनता है, दान यहाँ दान तो यहाँ पे कर दिया है, लेकिन बाद में क्या बना है साथियों, Cl बना है। तो ये Cl क्या हो जाएगा आपका, संयुग्मी क्षार हो जाएगा। तो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता ये रखते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता ये रखेंगे, क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर के कौन सा चार्ज होता है, तो आप बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के क्या हो जाएंगे साथियों, उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब अपन लोग अपनी क्लास पे आते हैं, अपना जो मैटर अपना चल रहा था उसे कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं साथियों उदासीनीकरण की। देखना साथियों उदासीनीकरण क्या होता है। अगर आपके पास कोई एसिड है और आप उस एसिड की अभिक्रिया किसी भी बेस से करवा देते हैं, आपके पास एक एसिड है एक बेस है, यानी कि अम्ल है और क्या है साथियों, क्षार है। अगर आप उन दोनों की अभिक्रिया आपस में करवा देते हैं तो ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बना लेते हैं, तो आप बताएंगे कि एक तो ये क्या बना लेंगे, लवण बना लेंगे, और दूसरा ये क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। वैसे तो हम ये जो उदासीनीकरण वाला जो मैटर है वो अपन लोग पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ पे फिर से इसका जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे एक अभिक्रिया होती है, बहुत ही फेवरेट अभिक्रिया है, बार बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, कि अगर NaOH की अभिक्रिया आप HCl से करवाते हो, ठीक है, NaOH यानी कि आपका क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे हम इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, देखो यहां से क्या बन जाएगा, HOH के साथ संयोग कर लेगा तो ये क्या बन गया, H2O। Cl Na के साथ संयोग कर लेगा तो क्या बन गया साथियों, NaCl। तो NaCl तो क्या होता है आपका, लवण होता है, सोडियम क्लोराइड होता है ये। और ये आपका पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ठीक है। और NaCl नमक, जले पे नमक छिड़कने वाला नमक है ये, ओके। Na सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपका HCl है। अब बात करते हैं किसकी, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई है। वैसे भी उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है, थोड़ा चलो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो अपने क्या होता है, पेट के अंदर क्या होता है, कई बार एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। एसिडिटी समझते हो, अपने पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हम क्या लेते हैं, ऊपर से इनो लेते हैं। इनो लेते हैं, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, आपको 6 सेकंड लगेंगे, आप एकदम क्या हो जाओगे, वो कह रहे नहीं बोले एकदम सहचलन हो जाओगा, ठीक है ना। इनो पीता क्या हो जाओगा, सहचलन हो जाओ जमा। तो इनो जब आप ले रहे होंगे तो क्या हो जाएंगे आप, हाँ ठीक हो जाएंगे आप। अब पेपर में सहचलन नहीं आएगा, ठीक है ना, हाँ
तो NaCl आपका हो गया है और उदासीनीकरण अपना हो गया है। और वहां पे भी अपना जो एंटी एसिड के रूप में, एंटी एसिड या एंटासिड भी बोल देते हैं इसे, क्या काम में लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लेते हैं, जैसे इनो है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप काम में लेते हो। ठीक है, ये आगे दोबारा आएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट, एक बार आप सिर्फ और सिर्फ उदासीनीकरण ही समझे, ये चीजें आगे फिर से आने वाली हैं। ठीक है ना, तो अपन लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। अधातुओं के ऑक्साइड, कई बार क्या होता है साथियों, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है। तो वो सारी चीजें हैं। आप देख रहे होंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है अपनी, उसकी प्रकृति साथियों कैसी होती है, तो आप बताएंगे कि सर अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय। तो कार्बन क्या है साथियों, कार्बन आपका एक अधातु है। क्या है, अधातु। अधातु जितने भी हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, वो सारी जो चीजें हैं उनका जब क्या करोगे आप, उनको जब आप ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो उनको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। तो उनकी प्रकृति कैसी होती है साथियों, अम्लीय होती है। जैसे मैं अगर बात करूं CO2 की, तो वो भी क्या है, अम्लीय है। जैसे NO2 की बात करें तो वो भी क्या है, अम्लीय है। ठीक है ना। तो ये जितने भी चीजें हैं, अधातुओं के आगे अगर आपका ऑक्सीजन आपको लगा हुआ मिले तो आपको समझ जाना है कि उसकी प्रकृति कैसी होती है, आपकी एसिडिक होती है, यानी कि अम्लीय होती है। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, उनके कोल्ड ड्रिंक में क्या आता है, तो आप बताएंगे कि सर कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या आता है, CO2 आता है। क्या आता है साथियों, कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 आता है। जब अपन लोग कार्बन का चैप्टर पढ़ेंगे तो CO2 वहां भी आएगा। देखो एक बार फिर से समझ लो, यहां से CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं, क्यों मिलाया जाता है उसके अंदर, ताकि क्या हो, उसका स्वाद बढ़ जाए। CO2 मिलाएंगे ताकि क्या बढ़ जाए, उसका स्वाद बढ़ जाए, और वो क्या ना हो, खराब ना हो। आप देख रहे होंगे जब आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक, जैसे ड्यू है, पेप्सी वगैरह जितनी भी आती हैं, फिज वगैरह, तो आप क्या करते हैं, ग्लास के अंदर जब आप उसे डालते हैं तो आप देखेंगे कि वहां नीचे पेंदे से क्या उठते हैं साथियों, छोटे छोटे हवा के बुलबुले उठते हैं। और वो जो हवा के बुलबुले होते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं, CO2 के होते हैं। और जो जितनी भी ये बोलते हैं ना यार ड्यू बहुत स्वाद है, तो बस स्वाद क्या कारण हुआ है, बस CO2 का कारण ही हो। ठीक है ना, तो वो क्या होती है साथियों, बेसिकली CO2 ही होती है। तो आप इतना याद रखें कि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, तो वो आपके एसिडिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलते हैं आगे। अब अपन लोग पढ़ते हैं अलग अलग अम्लों के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कुछ एक कार्बनिक अम्ल होते हैं, कुछ एक अकार्बनिक अम्ल होते हैं, और यहां से इन चीजों से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और ये जो यहाँ पे पहला अम्ल मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, पहला अम्ल जो आपके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है, फॉर्मिक अम्ल, ये तो साहब इतना, मतलब वो क्या बताएं कि वो अपने कहते हैं ना मारवाड़ी में कि एकदम फिट्टो इंसान है, बार बार क्वेश्चन आते हैं इससे। तो फॉर्मिक एसिड का तो एक मान के चलो कि कोई भी बोल रहा हो उसका ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है हमेशा ही। फॉर्मिक एसिड के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और विद्यार्थी लोग इसको गलत भी करके आते हैं। देखो आज आज के बाद अपना क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसके बारे में इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे अपन लोग। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना साथियों, इसका फॉर्मूला याद रखें। एक तो HCOOH, क्या होता है साथियों, HCOOH। आप इसको ऐसे भी याद रख लो, CO2H2, कैसे भी लिख लो आप इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन बातों से। ठीक है ना, भी O2 है तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए, H2 थे तो कहाँ लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। या फिर आप H2O2C या फिर H2CO2 कैसे भी लिखो, लेकिन आप ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे ही लिखने की फॉर्मेट में आपको ऐसे ही मिलेगा ये। ठीक है ना, HCOOH। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, ये तो हो गया इसका साधारण नाम, ये हो गया इसका सिंपल नेम। अब इसका देखते हैं साइंटिफिक नेम क्या होता है। इसके वैज्ञानिक नाम की यदि मैं बात करूं तो इसका नाम होता है साथियों मेथेनोइक एसिड। क्या होता है साथियों, इसका नाम है, इसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। ओइक क्यों लगाया है, तो आप बताएंगे क्रियात्मक समूह क्या है, COOH है। मेथ क्यों आया है, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। तो मेथेनोइक अम्ल भी इसे क्या करेंगे, आप बोलेंगे। साथियों क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो कहां मिलेगा, इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है। अगर मैं इसके सबसे अच्छे स्रोत की बात करूं, सबसे अच्छे किसकी बात करूं, स्रोत की बात करूं, तो इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है साथियों लाल चिंटी। जो छोटी चिंटी आती है, चिंटी जकन आपा के बोला कीड़ी, जबकि मारवाड़ी में अगर मैं थाने बताऊं तो जबकि बालोड़ी कीड़ी को नहीं आवेगी, छोट की एकदम जमा मी सी जकी कीड़ी आवे नहीं,
बा बिंग मैन के वैस बिंग मैन फॉर्मिक अमल होवे बिंग मैन के वै फॉर्मिक बा बालोड़ी कीड़ी खा जा तो आपने अठे मान लो कठे भी खा जा तो आपने के वै दाफड़ हो जाए या सूज गए एकदम चामड़ी एकदम या सैचलन हो जाएगा नहीं। देखो तो लाल चिंटी होती है साथियों, क्या होती है साथियों, लाल चिंटी होती है। लाल चिंटी में सर्वाधिक मात्रा में ये पाया जाता है। लाल चिंटी के अलावा किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि सर ततैया में पाया जाता है। ततैया क्या होता है, ततैया क्या होता है, जिसके खाने के बाद इंसान के द्वारा ताता थैया किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ततैया कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आपने घरांगा मैन जो फिरना रो टांटियो यानी टांटियो बन के कहें ततैयो के। जैसे साथियों होता है आपकी मधुमक्खी, तो आपने देखी होगी मधुमक्खी, जगह ना पकानी मोमक्खी। मधुमक्खी के डंक में भी क्या पाया जाता है प्यारे साथियों, तो आप बताएंगे कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो लाल चिंटी सबसे अच्छा स्रोत है, उसके बाद ततैया, मधुमक्खी का डंक, इन तीनों में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है। क्या होता है कि अगर अगर कहीं पर भी क्या होता है, आपको आपका जो संक्रमण है वो अम्ल के साथ हो गया है, तो आपने इससे जस्ट पहले उदासीनीकरण की अभिक्रिया पढ़ी है, तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे मेरे जलन हो रही है तो आप क्या करेंगे, वहां पे कोई ना कोई क्षारीय पदार्थ लगाएंगे। और वो कोई ना कोई क्षारीय पदार्थ आप क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, होनहार विद्यार्थी हैं। और आप सबसे अच्छा क्या लगाएंगे उसके ऊपर, तो या तो आप लगाएंगे उसके ऊपर साबुन लगाएंगे, या आप उसके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा पदार्थ लगाएंगे, जैसे आपके पास मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट घर पे पड़ा है तो आप वो लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे, ताकि वहां पे उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाए और अपने को क्या नहीं हो, जलन नहीं हो, अपना जीवन सुखमय होना चाहिए। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। तो लाल चिंटी ततैया खा जाए तो कोई ना कोई क्षारीय पदार्थ आप लगाएंगे, मधुमक्खी के डंक में भी आप क्या लगाएंगे, कोई ना कोई क्षारीय पदार्थ लगाएंगे। अब आप बोलते हैं कि सर पहले क्या होता था कि जब अपने लोगों के बचपन में ततैया खा जाता था तो अपन लोग लोहा रगड़ते थे, यानी धातु की कोई चीज रगड़ते थे। वो क्यों रगड़ते थे, वो उसका क्या रीजन है भाई, घर वालों को पता थोड़ी नहीं था भाई। अपने क्या बड़े बुजुर्ग क्या गलत बताते हैं, वो कभी भी गलत नहीं बताते हैं। उनके जो प्रयोग हैं वो 100% एकदम कारगर है, वो एकदम से फिट है, ये मान के चलो आप। वो क्यों है, देखो वो इसलिए है कि अगर आपके पास वो क्या करते थे, लोहे की कोई वस्तु आपको रगड़ने के लिए बोलते थे या तांबे की बोलते थे, जो भी धातु हो, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। तो अम्ल तो आपके पास यहाँ पे है ही, तो आपको तो क्षार रगड़ना है, तो आपको तो पता ही है कि भाई धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, तो आप बताएंगे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो अपन लोग क्या करते थे कि वो रगड़ते थे, तो कुछ देर के बाद अपने को क्या मिलता था, रिलीफ मिलता था। जब आप किसी धातु को गर्म करते हैं तो वो उसके ऑक्साइड में चेंज हो जाती है, तो लोहे को हल्का सा गर्म करना है और आपको क्या करना है, उसके ऊपर रगड़ना है। ज्यादा गर्म नहीं करना है वरना तो चमड़ी साथ में आ जाएगी। आपको क्या करना है, उसको हल्का सा करना है, मतलब एकदम या गुनगुनों से। देखो लाल चिंटी हो गई, ततैया हो गया, मधुमक्खी का डंक हो गया, ये तीन चीजें हो गई। इसके अलावा एक प्राकृतिक स्रोत है अपना, प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है साथियों, प्राकृतिक है अपना एक पादप है जिसका नाम है नेटल का पौधा, नेटल पादप जिसे बोलते हैं। नेटल पादप के जो पत्ते होते हैं, नेटल पादप के क्या होते हैं साथियों, पत्ते होते हैं, और उन पत्तों के ऊपर हल्के हल्के पाए जाते हैं साथियों बाल, यानी कि बाल के नुमा एक संरचना पाई जाती है उनके ऊपर। और वो जो नेटल के पादप के बाल होते हैं वो किससे भरे हुए होते हैं, वो उनमें पाया जाता है भैया जी फॉर्मिक अम्ल। तो कई बार मान लो आपका कुछ पहाड़ों में घूमने का मन करे, तो वहां पर आपको आपका हाथ यदि नेटल के पादप के भूलवश लग भी गया तो आपको क्या होगी, आपको उस जलन का सामना करना पड़ सकता है। किसके कारण पड़ सकता है, तो आप बताएंगे फॉर्मिक अम्ल के कारण। लेकिन साथियों क्या है, प्रकृति ने यदि ये एक समस्या हमारे लिए पैदा भी की है तो इसका सॉल्यूशन भी वहीं दिया हुआ है। प्रकृति ने अपने को बहुत सारे उपहार दिए हैं, ये तो हम ही प्राणी हैं जो उसके पीछे पड़े हुए हाथ धो करके। कभी पेड़ काट देते हैं, कभी नालों में कुछ फेंक देते हैं, कभी कोई काट लिया, यानी कि प्रकृति ने कितने सारे उपहार दिए हैं अपने को। अपने को रहने को पृथ्वी दी है, अपने रहने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करके दी है। अपने को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा यदि हम प्रकृति की देखभाल करें तो। प्रकृति ने अपने को इतने सारे उपहार दिए हैं, जैसे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियां, झीलें, तालाब, पेड़ पौधे, वन वनस्पतियां, कितने सारे उपहार दिए हैं अपने को। लेकिन एक मानव है
जो प्रकृति के दोहन में लगातार लगा हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक चीजें जितनी भी हैं उनको उपहार समझ करके, उन प्रकृति का एक आशीर्वाद समझ करके उसको ग्रहण करना चाहिए। और प्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं उनकी देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है वो भी हमारी ही होती है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें, अपने जीवन में पेड़ पौधे लगाएं और हर साल एक पौधा तो कम से कम अवश्य लगाएं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये जो नेटल का पादप है इसका सॉल्यूशन क्या दिया है प्रकृति ने, तो इस नेटल के पादप के जस्ट पास, एकदम पास में एक आपको पौधा मिलेगा। उस पौधे का नाम है डाक का पौधा। किसका पौधा मिलेगा आपको? आपको पौधा मिलेगा डाक का पौधा। वो जो डाक का पौधा होता है उसके जो पत्ते होते हैं, अगर आप उनको रगड़ के उस जिस स्थान से आपने उन पत्तों को छुआ है, किस पत्तों को? नेटल पादप के पत्तों को आपने छुआ, वहां यदि आप डाक के पत्तों को रगड़ करके लगाते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। तो आपको क्या ये बताने की आवश्यकता है कि डाक के पत्तों की प्रकृति कैसी होती है? आप समझ सकते हैं कि डाक के पत्तों की प्रकृति कैसी होती है साथियों? क्षारीय होती है, यानी कि ये बेस होते हैं और ये क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ये तो हो गई इसकी पूरी कहानी। अब देखो इसके उपयोग क्या क्या है। तो फॉर्मिक अम्ल का एकमात्र उपयोग है साथियों गठिया बाव में। किसमें उपयोग होता है इसका? गठिया बाव। गठिया बाव समझते हो क्या? जोड़ों का दर्द। किससे होता है ये? जोड़ों का दर्द। क्यों होता है जोड़ों का दर्द अपने को? ज्यादातर ये महिलाओं में देखने को आपको मिलेगा। महिलाएं क्या करती हैं साथियों? ज्यादा फास्ट रखती हैं, ज्यादा उपवास रखती हैं। तो ज्यादा उपवास रखने के कारण, लंबे समय तक भोजन नहीं मिलने के कारण शरीर में अम्लों का जमाव हो जाता है और वहां पे क्या हो जाता है साथियों? गठिया बाव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। पानी की कमी से भी आपको गठिया बाव हो सकता है। तो ज्यादा व्रत करने से भी बचना चाहिए। ठीक है, कर्मों में ज्यादा विश्वास रखो न कि व्रतों में। ठीक, देखो तो ये सारी जो कहानी है वो आपके समझ में आ गई होगी। फॉर्मिक अम्ल हो गया, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये नाम भी स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। कहां कहां पाया जाता? लाल चिंटी में, ततैया में, मधुमक्खी के डंक में। नेटल पादप कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। गठिया बाव में कौन सा उपयोगी है? तो लाल चिंटी के भंजक आसवन से प्राप्त करेंगे। लाल चिंटिया पकड़ेंगे, इनका क्या करवाएंगे? भंजक आसवन कराएंगे। क्या कराएंगे साथियों? इनका भंजक आसवन कराएंगे। ठीक है ना, तो भंजक आसवन करा कर क्या प्राप्त करेंगे? ये एसिड प्राप्त कर लेंगे। और कहां काम में लेंगे अपन लोग? गठिया बाव में काम में लेंगे। चलते हैं आगे। दूसरा एसिड आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बारे में आपने सुना ही होगा। कहां कहां पाया जाता है? तो आप बताएंगे खट्टे दूध में पाया जाता है, ये दही में पाया जाता है। ठीक है, मांसपेशियों में भी ये पाया जाता है। कहां पाया जाता है? और ये अपनी जो मांसपेशियों में, जोड़ों में जो दर्द होता है वो किस अम्ल के कारण होता है? तो आप बताएंगे कि मांसपेशियों में अनोक्सी श्वसन के कारण किसका निर्माण हो जाता है? तो आप बताएंगे लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो मांसपेशियों में भी ये एसिड आपको मिलेगा। साथियों लैक्टिक अम्ल के बारे में एक दो बातें और कर लेते हैं कि लैक्टिक अम्ल यहां पे मैंने आपको बताया है कि ये दूध में होता है, दही में होता है, मांसपेशियों में होता है। मांसपेशियों में क्या होगा? अगर अनोक्सी, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो कौन सा श्वसन करती हैं? तो आप बताएंगे कि वो अनोक्सी श्वसन करती हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं ना, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन के कारण क्या होता है? इसका धीरे धीरे जमाव होने लगता है और अपनी मांसपेशियों में क्या होने लग जाता है? दर्द होने लग जाता है। इसका एक बेहतरीन उपाय ये है कि जहां पर भी दर्द हो रहा है वहां पर आप कोई स्नेह की सहायता से हल्की मालिश करें। स्नेह का मतलब आप कोई ऑयल ले सकते हैं, क्रीम वगैरह ले सकते हैं। जैसे यहाँ दर्द हो रहा है तो आप यहाँ पे क्रीम लेकर के अगर आप उसको हल्की हल्की मालिश करेंगे तो वो वापस से फिर से अपने जो पायरुविक एसिड होता है उसमें क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। तो वहां पे आपको दर्द का जो एहसास है वो नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि मांसपेशियों के अंदर भी लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण क्या होता है? अपने को दर्द की अनुभूति होती है। यहां पे लिखा हुआ है दूध, तो दूध से संबंधित दो चार बातें कर लेते हैं। एक होता है साथियों दूध में पाया जाने वाले, मैं यदि अम्ल की बात करूं तो आप बता सकते हैं कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में पाए जाने वाले जीवाणु की मैं यदि बात करूं, दूध में पाए जाने वाले, किसकी बात करता हूं मैं? यहां पे जीवाणु की बात करता हूं, बैक्टीरिया की बात करता हूं। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि उस बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा प्यारे साथियों लैक्टोबैसिलस। क्या नाम हो जाएगा उसका? लैक्टोबैसिलस। यदि मैं बात करूं आपके साथ दूध में पाया जाने वाला, यदि मैं बताऊं आपको एंजाइम पूछूं आपसे
कि एंजाइम बताओ कौन सा पाया जाता है, तो आप बताएंगे कौन सा एंजाइम पाया जाता है। रेनिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाएगा प्यारे साथियों? रेनिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है दूध में। ठीक। यदि मैं आपसे पूछूं कि दूध का यदि मैं आपसे पूछूं कि अपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं आप, क्या किससे मापते हैं आप? अपेक्षिक घनत्व यानी कि दूध के अंदर जो क्रीम की मात्रा होती है वो किससे मापते हैं? तो बड़े ही प्यार से आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि लैक्टोमीटर से मापते हैं। लैक्टोमीटर से मापते हैं, ये डायरेक्ट फैक्ट है, आपको समझाने लायक जैसे इनमें कुछ है नहीं। अपेक्षिक घनत्व आप लैक्टोमीटर से मापेंगे। प्रोटीन केसिन पाई जाती है, एंजाइम रेनिन पाया जाता है, और जीवाणु लैक्टोबैसिलस। ये तो मैंने पीछे बताया आपको कि लैक्टोबैसिलस के माध्यम से ही दूध जो है वो दही में चेंज हो जाता है। जो अपन लोग बोलते हैं ना कि दूध में जावण दे दो, जावण नहीं होता, वो बेसिकली जीवाणु होता है, लेकिन अपन लोग साधारण बोलचाल की भाषा में उस जीवाणु का हमने क्या कर दिया? जावण कर दिया है। तो हम लोग तो जीवाणु को क्या कर देते हैं? जावण कर देते हैं। तो फिर तो और तो खैर क्या है। देखो, दूध में जो जीवाणु है वो लैक्टोबैसिलस है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इतना याद रखें कि लैक्टोबैसिलस है, उसके कारण दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। अगर दूध को गर्म नहीं किया जाता है तो वो लैक्टोबैसिलस के माध्यम से ही खट्टा हो जाता है। तो जो दूध फटना, दूध का खट्टा होना, वो जो रीजन होते हैं वो इसी जीवाणु के कारण होते हैं। जब आप उसको गर्म कर देते हैं वह उसके बाद क्या होगा? ये खराब नहीं होता है। एक गाय का जो दूध होता है साथियों, गाय का दूध, क्या होता है? गाय का दूध। आपने देखा होगा कि गाय का जो दूध होता है वो हल्का सा पीला होता है। क्या होता है? हल्का सा पीला होता है। थोड़े थोड़ा उसमें आपको पीलापन देखने को मिलेगा। वो जो पीलापन देखने को मिलता है वो किसके कारण मिलता है? तो आप बताएंगे कि सर वो तो मिलता है अपने को कैरोटीन के कारण। ठीक है। तो कैरोटीन में, और ये जो कैसिन है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कैसिन है प्रोटीन तो, लेकिन हल्का पीला जो रंग है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो कैरोटीन है इसके कारण क्या हो रहा है? ये गाय के दूध का जो हल्का पीला रंग है वो किसके कारण हो रहा है? कैरोटीन के कारण हो रहा है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। फिर आता है आपका साइट्रिक एसिड। किस किस में पाया जाता है साइट्रिक एसिड? तो आप बताएंगे कि सर ये पाया जाता है नींबू में, ये पाया जाता है संतरे में, ये पाया जाता है किन्नू में, ये पाया जाता है मौसमी में। ये जितने पदार्थ हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो स्रोत पूछे जाते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो आप बताएंगे साइट्रिक अम्ल होता है। जितने भी मतलब नींबू जैसे पदार्थ हैं, संतरे, संतरे को जब आप छीलते हो तो उसके अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, 5-6 हो जाते हैं। वैसे ही मौसमी होती है, वैसे ही किन्नू होता है, वैसे ही आपका क्या होता है? नींबू होता है। तो ऐसे जितने भी पदार्थ हैं, ऐसे जितने भी पदार्थ हैं, आंवले को छोड़ करके, आंवले में एस्कोर्बिक एसिड होता है, लिख लेना आंवला वाला भी कि आंवले में कौन सा एसिड होता है? एस्कोर्बिक एसिड। ठीक, एस्कोर्बिक एसिड। चलते हैं आगे। आगे है अपना टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक अम्ल किस किस में पाया जाता है? तो आप बताएंगे कि सर ये पाया जाता है भैया जी, इमली बच गई अपनी, इमली, खट्टी मीठे बेर, अंगूर। ठीक है। बाद में अंगूर से क्या बना लेते हैं हम? किशमिश भी बना लेते हैं, अंगूर की बनी होती है किशमिश जो होती है। और इमली में भी कौन से पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। इमली में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल? तो आप बताएंगे टार्ट्रिक एसिड। ओक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? वैसे ये काम भी आता है, कहाँ काम आता है? जब अपन लोग दूध से क्या बनाते हैं? पनीर बनाते हैं। दूध से क्या बनाते हैं? दूध से बनाते हैं अपन लोग पनीर। तो अपन लोग दुकान से लेकर के आते हैं एक पदार्थ, उसको अपन लोग साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं टाटरी। क्या बोलते हैं? टाटरी बोलते हैं कि साहब टाटरी दे दो, अपने को क्या बनाना है? दूध से पनीर बनाना है। तो आपको टार्ट्रिक एसिड देता है, अपने ने उसको क्या कर दिया? टाटरी कर दिया। ठीक है ना। तो वही टाटरी है, कौन सी? टार्ट्रिक अम्ल वाली है। अम्ल इमली और अंगूर में ये इसके स्रोत होते हैं। ओक्जेलिक अम्ल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, COOH। COOH यानी कि कार्बन कितने?
2 होते हैं। O कितने होते हैं तो आप बताएंगे 4 होते हैं। H कितने होते हैं तो आप बताएंगे 2 होते हैं। तो ओक्जेलिक अम्ल होता है, शाही धब्बों के निशान हटाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। कहाँ उपयोगी होता है ये? शाही धब्बों के निशान जो पड़ जाते हैं कपड़ों के ऊपर, उनको हटाने में बहुत मदद करता है। कौन सा अम्ल करता है? आपका ओक्जेलिक अम्ल मदद करता है। ओक्जेलिक अम्ल का जो स्रोत होता है वो होता है टमाटर, टमाटो, या फिर कोई भी पादप की जड़। किसी पादप की जड़ के अंदर भी आपका क्या मिलेगा? आपको ये अम्ल आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल से हैं वैसे तो, लेकिन आपको जो क्वेश्चन जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। आपसे ये पूछ लेगा शाही धब्बों के निशान हटाने में कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे कि सर ओक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। वैसे ओक्जेलिक अम्ल का एक और भी अच्छा स्रोत है पालक, और पालक का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर अपन लोग आगे टेस्ट लेंगे तो मैं भी आपसे पूछूंगा जरूर, और मैं आपको बता देता हूं कि मैं ये क्वेश्चन पक्का देने वाला हूं आपको। ये जो पालक है, पालक के अंदर पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताओ, तो आप क्या बताएंगे? ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और मैं पहला ऑप्शन आपको क्या दूंगा पता है क्या? आपको मैं पहला ऑप्शन दूंगा आयरन। और मेरा मेरा ये पूरा भरोसा है कि आप आयरन पे टिक करके आएंगे, क्योंकि मैं पूछूंगा क्या आपसे? मैं आपसे पूछूंगा अम्ल कौन सा होता है, लेकिन आप क्या करके आओगे? आप आयरन करके आओगे, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है कि पालक में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। पालक में आयरन पाया जाता है, लेकिन आयरन अम्ल नहीं होता, आयरन धातु होती है। ठीक है ना? तो अम्ल ध्यान रखना है आपको, ओक्जेलिक अम्ल होता है। ऐसे ये उलझते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना? ऐसे ही उलझते हैं अपन लोग। अपन लोग बिना सोचे समझे रिप्लाई कर देते हैं। सोच समझ के ही आपको रिप्लाई करना है, ठीक है ना? रिप्लाई का मतलब वो वाला रिप्लाई नहीं, मैसेज वाला, वहां पे टिक करने वाले रिप्लाई की बात हो रही है, कहीं और ले जाओ बात को। एसिटिक अम्ल, लास्ट कार्बनिक अम्ल है अपना CH3COOH। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं साथियों? CH3COOH आपका क्या है? ये एसिटिक एसिड है। इसका नाम ध्यान रखना है आपको, इसे बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं आपको सिर्फ वही याद रखने हैं। बाकी फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे साइट्रिक एसिड का, इसका लैक्टिक एसिड का, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में भी नहीं रखने आपको, ठीक है ना? एथेनोइक अम्ल है, किसको बोलते हैं? CH3COOH इसका फॉर्मूला है। एसिटिक अम्ल इसका साधारण नाम है, एथेनोइक अम्ल इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है? कहां से प्राप्त होता है तो आप बड़े ही ध्यान से बताएंगे कि सर ये तो सिरके से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सिरके। सिरके को बोलते हैं विनेगर सॉल्यूशन, यानी कि विनेगर का विलियन, विनेगर के विलियन से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके प्राप्ति स्थल कितने हैं? 2 इसके प्राप्ति स्रोत हैं। कौन कौन से प्राप्ति स्रोत हैं इसके? सिरका, सिरके को क्या बोलते हैं? विनेगर का विलियन इसको बोलते हैं। तो दोनों नाम एक ही हैं वैसे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है, उपयोग भी पूछ लिया जाता है अचार के परिरक्षण में। अचार, खाद्य सामग्री, जितने भी पदार्थ आते हैं, अचार वगैरह वगैरह, जैसे नींबू का अचार, आम का अचार, कैरी का अचार, सरदार सर वालों का सुप्रसिद्ध अचार, अचार कैरी का अचार, दुकान नहीं लगा रहा मैं यहाँ, ठीक है ना? कैरी का अचार, इनके परिरक्षण में इसको काम में लेते हैं। इनके परिरक्षण में खाद्य सामग्रियां जितनी भी आती हैं, अपने घरों में जब कोई फंक्शन होता है तब अपने से हलवाई मंगाता है कि आप सिरका ले आना, तो वो उसमें डालता है ताकि जो भी खाद्य सामग्री बनी है वो लंबे समय तक चले, खराब ना हो, क्योंकि मोहल्ले में बांटने के लिए भी जरूरत पड़ती है बाद में। अब है आपके अकार्बनिक अम्ल। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार भर भर के क्वेश्चन आते हैं अकार्बनिक अम्ल से। तो आइए दोस्तों, अपन लोग अकार्बनिक अम्लों की बात करते हैं। अकार्बनिक अम्लों के अंदर सबसे पहले जो अम्ल हम पढ़ने वाले हैं वो अपन लोग कौन सा अम्ल पढ़ने वाले हैं साथियों? H2SO4, यानी कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा अम्ल हम अपन लोग पढ़ने वाले हैं? अकार्बनिक अम्लों में पहला जो अम्ल अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड। बड़े ही ध्यान से समझेंगे आप इन चीजों को। सल्फ्यूरिक अम्ल इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो लास्ट में जितने भी एग्जांपल दिए फॉर्मिक अम्ल के बाद, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं यहां से। साथियों इसके कुछ एक अन्य नाम भी होते हैं।
अन्य नाम क्या क्या होते हैं? इसी को बोलते हैं साथियों गंधक का अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? गंधक का अम्ल भी इसे बोलते हैं। इसी को बोलते हैं अम्लों का राजा। जितने भी एसिड हैं वो क्या है साथियों, उनमें ये अपना किंग ऑफ एसिड, अम्लों का ये राजा है। अम्लों का राजा H2SO4 है, तो अम्लों की रानी भी राजा की रानी तो होती है। तो आप रानी किसको बताएंगे? अम्लों की रानी। रानी लेडीज नाम मिलेगा आपको कोई न कोई, अमोनिया। ये क्या है? अम्लों की रानी है। राजा की रानी कौन है साथियों? आपकी अमोनिया है। अमोनिया रानी है। रानी वो होती है जो राजा को क्या कर दे? उदास कर दे। तो उदास कौन करेगी? आपकी अमोनिया करेगी। अमोनिया और H2SO4 क्रिया करके क्या हो जाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। अपनी उदासीनीकरण की अभिक्रिया तो होनी है। ठीक है। उपयोग क्या क्या है इसके? इसका सबसे अच्छा जो उपयोग है वो है आपका सीसा संचायक सेल में। जो अपने घरों में इन्वर्टर वाली जो बैटरी आती है, जो सीसा संचायक सेल है, कांच की प्लेटें होती हैं। सीसा संचायक सेल कांच की प्लेटें होती हैं, उनके मध्य जो रसायन भरा हुआ होता है वो कौन सा होता है आपका? वो कौन सा होता है साथियों? H2SO4 ही होता है। कई बार क्या होता है, आप लोग देखते होंगे अगर घरों में आपके इन्वर्टर है तो आपने देखा ही होगा, बैटरी तो वैसे भी देखी होगी, इन्वर्टर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, देखी होगी बैटरी आपने। बैटरी में कांच की प्लेटें होती हैं, और वो जो कांच की प्लेटें उनमें कई बार हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं। वो जो पानी आता है वो पानी आता है D2O। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड आता है। वो क्यों डालते हैं? ताकि इसका क्या हो जाए, जब ये क्या होता है साथियों, ये जो अम्ल है आपका H2SO4, ये जब सांद्र हो जाता है तब क्या करते हैं? हम D2O डालते हैं। ठीक है ना? क्या डालते हैं? D2O डालते हैं, ताकि उसका तनुकरण आसानी से हो पाए। ठीक है ना? तो आपके ये एसिड तो समझ में आ गया। तो इससे या तो इसका नाम पूछ लिया जाता है, या इसके अन्य नाम क्या क्या है? अम्लों का राजा ये है। अम्लराज यदि पूछा जाए तो वो ये नहीं है, वो आगे आएगा। ठीक है ना? उपयोग इसका सीसा संचायक सेल में बेहतरीन इसका उपयोग है एक। अब देखो दूसरा अकार्बनिक अम्ल है अपना HCl, जिसे बड़े ही प्यार से अपन लोग नाम देंगे क्या? H का मतलब हाइड्रो, Cl का मतलब क्लोरिक, और अपन लोग अम्ल तो पढ़ ही रहे हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसके उसका जो अन्य नाम है साथियों, उसका अन्य नाम क्या है? तो आप बताएंगे कि इसे बोलते हैं नमक का तेजाब। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? नमक का तेजाब बोलते हैं। नमक का तेजाब क्यों बोलते हैं? हालांकि आगे हम NaCl पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि जो नमक जो होता है अपन लोगों को पहाड़ों से प्राप्त होता है, या फिर अपने को पानी से प्राप्त होता है। दो ही तरीके हैं। जो काला नमक होता है वो अपन लोगों को चट्टानों से मिलेगा, और जो सफ़ेद नमक होता है जो अपन लोग घरों में काम में लेते हैं, वैसे तो दोनों ही काम में लेते हैं लेकिन सफ़ेद नमक ज़्यादा काम में लेते हैं। वो जो सफ़ेद नमक प्राप्त होता है वो खारे पानी की झीलों से, नदियों के किनारों से, समुद्र के किनारों से, यहाँ से प्राप्त होता है। वो क्या होता है साथियों? बेसिकली शुद्ध नहीं होता है, प्योर नहीं होता है। उसे शुद्ध करने के लिए, उसके कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए उसकी अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ? इस HCl के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, और इसके कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? नमक का तेजाब। ये नमक का क्या है साथियों? नमक का ये क्या है? तेजाब है। ठीक है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो उपयोग है वो आप कहाँ करते हैं? तो आप बताएंगे कि अम्लराज के निर्माण में काम आता है। अम्लराज को हम हालांकि एक्वारेजिया भी बोलते हैं, तो कई बार डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्वारेजिया के निर्माण में कौन सा अम्ल काम आता है? तो आप बताएंगे कि HCl काम आता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका ये है। फिर बात करते हैं साथियों तीसरे अम्ल की, जिसका नाम है आपका HNO3। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में काम आता है। सॉरी, इसका नाम ही नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है ना? क्या नाम है इसका? नाइट्रिक एसिड नाम है। कहाँ काम आता है ये? तो आप बताएंगे कि ये भी अम्लराज के निर्माण में काम आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या अम्लराज हो गया, ये कब इसका जिक्र करने लग गए थे आप? इस आखिर इससे मिलवा ही दो। तो आइए दोस्तों आपको अमलराज से मिलाते हैं। अमलराज बहुत ही प्यारा इंसान है, आपको 1 नंबर दे के जाने वाला है। तो अमलराज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे साथियों? अम्लराज। अम्लों का राजा और अमलराज दोनों साथियों अलग अलग चीजें हैं, बड़े ही ध्यान से आपको इसको समझना है।
अम्लराज होता क्या है आप ये सुनिए पहले तो। अम्लराज को बोलते हैं एक्वारेजिया। साथियों सोना और चांदी जो होता है, जो सोना चांदी होता है, सोना चांदी क्या करेंगे, वो जो गाना सुना होगा आपने, वही सोना चांदी, गोल्ड, सोना, चांदी, आभूषण जितने भी बनते हैं, जैसे प्लेटिनम, प्लेटिनम के भी बनते हैं ना आभूषण। प्लेटिनम को तो बोलते हैं व्हाइट गोल्ड, इसी को बोलते हैं ना सफेद सोना। देखो ये जो धातुएं आती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, सफेद सोना जिसे हम बोलते हैं, इनको घोलने के लिए ये पानी में नहीं घुलते हैं साथियों, ये पानी में नहीं घुलते। पानी में अगर घुल रहे होते तो आप सोच के देखिए कि जब आपने झुमके पहन रखे होते हैं, नाक में कुछ पहन रखा होता, तो पानी के साथ घुल के चले जाते, फिर आप दूसरे दिन कोई और झुमके लाते, तो ऐसे तो मतलब होता नहीं ना भाई। ये जो है वो, ये जो आपने कानों में पहन रखे हैं, अगर आप महिला हैं तो, अगर आप पुरुष हैं तो आपने छोटे छोटे कुछ और पहन रखे हो, नहीं पहन रखे होंगे तो कोई बात नहीं, आपकी माता जी ने या फिर घर पे किसी ने तो पहन रखे हैं। वो क्या पानी में घुलते हैं क्या? तो आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, पानी में घुलते तो अपन लोग तो अपने लाते लाते लाने लाने में रह जाते हैं अब तक तो, ठीक है ना। तो क्या होता है साथियों, जो सोना चांदी ये सारी जो धातुएं होती हैं, इनको घोलने के लिए एक स्पेशल घोल की आवश्यकता होती है। वो जो स्पेशल घोल बनता है उसी को अपन लोग बोलते हैं प्यारे साथियों अम्लराज, इसी को अपन लोग बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया कहाँ काम आता है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातुएं, ये जो धातुएं हैं अपनी जिनसे आभूषण बनते हैं, इनको घोलने के लिए, इनको घोलने के लिए क्या काम आता है प्यारे साथियों? तो आप बताएंगे कि अम्लराज काम आता है। अम्लराज बनता कैसे है? तो मैंने पीछे दो नाम लिखवाए हैं आपको, एक लिखवाया है प्यारे साथियों HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक बताया है आपको HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों से मैंने आपका परिचय करवा दिया है, ये आपके अच्छे दोस्त हो गए हैं अब तो, क्योंकि आपसे इनका परिचय हो गया है। इनका बताना है प्यारे साथियों आपको अनुपात। तो देखो साथियों इधर 3 है ना, तो इस 3 को इधर ले आओ, इधर इसका गुणांक कोई है क्या? तो कोई नहीं है, तो इधर 1 लिख दो। इन दोनों का अनुपात होता है प्यारे साथियों 3:1। किस किस का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HNO3 के साथ अनुपात होता है 3 अणु इसके, 1 अणु इसका ले लेंगे, क्या बन जाएगा आपका? अम्लराज या एक्वारेजिया बन जाएगा। क्या होगा? एक्वारेजिया बन जाएगा। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर सरफिरा होता है तो वो इस HNO3 को इधर लिख देगा और इस HCl को इधर लिख देगा, और नीचे अनुपात दे देगा आपको 3:1। तो आपको घबराना नहीं है, आपको उसको 1:3 कर देना है, क्योंकि 3 को आपको HCl की सीध में रखना है, HNO3 को आपको इसकी 1 की सीध में रखना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये आपका हो गया एक्वारेजिया कंप्लीट, आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपने जितने भी एसिड हैं, एसिड आपके 2-4 और बचे हैं, वैसे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको। जैसे घोड़े का जो मूत्र होता है, घोड़े का मूत्र होता है, उसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसे बोलते हैं हिपुरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं? हिपुरिक अम्ल। जैसे गेहूं होती है जो अपन लोग घरों में खाते हैं, उसमें भी एक एसिड पाया जाता है, उसे बोलते हैं ग्लूटेमिक अम्ल। जैसे चाय होती है, अपन लोग बड़े चाव से पीते हैं चाय, टीचर को तो बोलते हैं टीचर यानी टी, चाय, चर यानी चरने वाला, चाय को चरने वाला क्या होता है साथियों? टीचर होता है। तो चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिन अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और एक दो और देख लो। जैसे अपन लोग बात करें ग्लूटामिक, सेव में देख लो आप, एप्पल, एप्पल मानी सेव, APPLE, इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो आप बताएंगे इसमें होता है मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। अगर मैं बात करूं मानव मूत्र की, मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे साथियों? तो आप बताएंगे यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो एक आपका आंवला रह गया ना, वैसे बता दिया था वहां पे, यहां पे दोबारा लिख लेना आंवला, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये जो आपके अम्ल हैं कुछ, घोड़े में, घोड़े के मूत्र में हिपोरिक, गेहूं में ग्लूटेमिक, चाय में टेनिन, सेव में मैलिक, मानव मूत्र में यूरिक, आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये जितने भी आपको आपके अम्ल जो हैं वो आपके इसी के साथ पूरे होते हैं।
कल वाली कक्षा के अंदर अपन लोग क्षार का जिक्र करेंगे। अम्ल तक हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बनिक अम्ल अपना हो गया, अकार्बनिक हो गया, अम्ल के जितने भी प्रकार थे वो हमने देख लिए हैं। और आपको ये क्लास जो है वो समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया, नहीं आया, जो भी था जैसा भी था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी जो प्रतिक्रिया है वो अपने हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपके अच्छे विचार हैं तो भी बताएं, बुरे हैं कोई बात नहीं, तो भी अपने साथ शेयर ज़रूर करें, अपने मन में न रखें। क्लास कैसी लगी, क्लास के बाद अपनी जो टिप्पणियां हैं, अपने जो रिमार्क हैं वो हम लोगों को अवश्य प्रदान करें। ठीक है प्यारे साथियों, जल्द ही मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।